डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी आपकी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। जीएस क्विज़ के 11th वीडियो के साथ मैं आप सबके साथ लाइव हूँ और यहाँ पर हम आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन आपके साथ करते हैं। ये क्विज़ आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो क्विज़ शुरू होने से पहले अपने साथ पेन और पेपर ज़रूर रखें ताकि जितने भी वैल्यूएबल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा हम आपके साथ करते हैं उस सब को, उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम आपके साथ डिस्कस करते हैं उसको आप नोट डाउन कर सकें। चलिए तो क्विज़ की स्टार्टिंग करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, भारतवर्ष का आकार विश्व का 5वां सबसे बड़ा है, 6ठा सबसे बड़ा, 7वां सबसे बड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट राइट आंसर कमेंट करें कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? फटाफट राइट आंसर कमेंट करें, जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें, इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 7वां सबसे बड़ा देश है। यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है, और जबकि जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। यदि हम बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से तो विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल रूस का है। रूस के पास कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। यानी रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत 7वां विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर देश है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं और भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,200 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। भारत में वर्तमान में विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है और साथ ही साथ उत्तर से दक्षिण यदि हम भारत के विस्तार की बात करते हैं तो 3,214 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर है। यानी इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि भारत का जो आकार है, जो ज्यामितीय आकार है, वो चतुष्कोणीय है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही जवाब हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर सी, यानी 7वां। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है ये बताना है। आपको 4 राज्य दिए गए हैं और आपको बताना है कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो आप सभी जानते हैं कि जो कर्क रेखा है वो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जो रेखा है वो कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, यानी लगभग मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। तो यहाँ पर यदि हम ऑप्शंस को देखते हैं तो ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पर जो कर्क रेखा गुजरेगी वो कहाँ से गुजरेगी? तो वो गुजरेगी झारखंड से। यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है, ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में कई बार सवाल पूछा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के मध्य कितने घंटे का अंतर पाया जाता है, ये आपको बताना है कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच कितने घंटे का अंतर पाया जाता है। फटाफट राइट आंसर कमेंट करके बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। यहाँ पर यदि हम भारत की मानक समय रेखा की बात करते हैं तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर लाइन
भारत की मानक समय रेखा है और ये ग्रीनविच माध्य समय से यहाँ का जो अंतर है वो 5.5 घंटे का है, यानी 5.5 घंटे भारतीय मानक समय आगे है ग्रीनविच माध्य समय से। यदि हम भारत की मानक मध्याह्न रेखा को देखते हैं जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो वो 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। जो ग्रीनविच लाइन है जिसे हम GMT के नाम से जानते हैं, वो 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इसे हम प्रधान याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं। तो 0 डिग्री लाइन से यदि हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के अंतर की बात करें तो लगभग 5.5 घंटे है और 1 घंटे का अंतर 15 डिग्री देशांतर पर होता है। तो इस प्रकार से यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो आएगा 5.5 घंटे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, मुख्य भूमि पर भारत का सुदूरतम दक्षिण बिंदु कहाँ पर स्थित है? मुख्य भूमि पर ध्यान रखना है। कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या इनमें से कोई नहीं। मुख्य भूमि पर भारत का सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर स्थित है? तो यदि हम भारत की मुख्य भूमि पर सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो वो हो जाता है आपका कन्याकुमारी, जिसे हम केप कैमोरिन के नाम से भी जानते हैं। तो यदि हम भारत के पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी सुदूरतम बिंदुओं की बात करें तो उत्तरी जो सुदूरतम बिंदु है वो है इंदिरा कौल, जो कि सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी मुख्य भूमि पर कन्याकुमारी, जबकि ग्रेट निकोबार का इंदिरा पॉइंट भारत का सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु है। यदि हम पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गौरा मोता या जिसे गुहार मोती भी कहते हैं हम, गुजरात के क्षेत्र में। और जो सुदूरतम पूर्वी बिंदु है वो है किबुथु, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्याकुमारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा उदाहरण है अध्यारोपित सीमा का, पूर्ववर्ती सीमा का, अवशिष्ट सीमा का या फिर परवर्ती सीमा का? आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में राइट आंसर कमेंट करें कि इसका सही जवाब क्या होगा। राइट आंसर कमेंट करें कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अध्यारोपित सीमा का जो उदाहरण है, भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो अध्यारोपित सीमा है। अध्यारोपित सीमा ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है। वर्ष 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन करते समय ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित सीमा साझा की गई थी और भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है हम उसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ रेखा। तो अगर हम अन्य अध्यारोपित सीमाओं की बात करें तो भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा एवं भारत अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है, जबकि कुछ प्राकृतिक सीमाएं भी भारत की हैं। जैसे उत्तर में हिमालय प्राकृतिक सीमा बनाता है, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी प्राकृतिक सीमा बनाती है, जबकि दक्षिण में हिंद महासागर प्राकृतिक सीमा बनाता है। इसी प्रकार से यदि आप देखेंगे तो भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलडमरू मध्य है, जिससे भारत का तमिलनाडु श्रीलंका से अलग होता है। तो ये जो हैं आपकी क्या है, प्राकृतिक सीमाओं का उदाहरण है। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, भारत और चीन के बीच उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? उत्तर पूर्वी सीमा रेखा का सीमांकन भारत और चीन के बीच।
तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ लाइन या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें कि यहाँ पर सही जवाब क्या होगा। फटाफट राइट आंसर कमेंट कर दें। यदि हम डूरंड रेखा की बात करें तो यहाँ अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच जो है वो स्थित है। तो मैकमोहन रेखा भारत चीन के उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन करती है, जबकि डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान, रेडक्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान। तो इसी प्रकार से यदि हम डूरंड रेखा की बात करें तो डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है, जम्मू कश्मीर से बॉर्डर बनाती है। मैकमोहन रेखा वो भारत चीन के बीच में है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। यहाँ पर अब थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा क्योंकि जो जम्मू कश्मीर है वो दो भाग में डिवाइड हो गया, तो अब लद्दाख की सीमा लगती है, जम्मू कश्मीर वाली नहीं। तो लद्दाख हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। जबकि रेडक्लिफ जो कि भारत पाकिस्तान में है तो उसके में राजस्थान, पंजाब, गुजरात, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी यानी मैकमोहन रेखा। प्रश्न नंबर 7, हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है, ये बात आपको बतानी है। तो फटाफट कमेंट सेक्शन में जल्दी से इस बात का राइट आंसर कमेंट करें कि इसका सही जवाब क्या होगा कि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश। तो जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तर प्रदेश। यदि हम प्रमुख हिमालयी राज्यों की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ऐसे जो राज्य हैं वो आपके हिमालयी राज्यों की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हुआ वो हुआ ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तर प्रदेश हिमालयी राज्य का हिस्सा नहीं है। हिमालयी पर्वत श्रेणियों का विस्तार यहाँ पर नहीं है। यदि हिमालय की पर्वत श्रेणियों की बात करें हम तो कई सारी पर्वत श्रेणियाँ आपको वहाँ पर दिखेंगी। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक श्रेणी, जिसमें काराकोरम सबसे उत्तर में और शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है। यदि हम हिमालय की कुछ प्रमुख पहाड़ियों की बात करें तो आपको दिखेगा नंगा पर्वत, कैलाश पर्वत, कामेत पर्वत, मिस्मी पहाड़ी, डफला, अबोर, नामचा बरवा, पटकाई, नागा पहाड़ी, गारो पहाड़ी, खासी जयंतिया, मीज़ो पहाड़ी। ये हिमालय की कुछ पहाड़ियाँ हैं। या हिमालय पर्वत श्रेणियों की बात करें तो मैंने आपसे कहा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल और शिवालिक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी यानी उत्तर प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर एवं पंजाब में, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में या उत्तराखंड में। तो आपको बताना है कि जो हमारी पीर पंजाल श्रेणी है, पीर पंजाल, वो कहाँ पर पाई जाती है। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें कि इसका सही जवाब क्या होगा, पीर पंजाल। तो हमने अभी आपको बताया कि हिमालय पर्वत श्रेणियों के बारे में, काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर आपका जास्कर श्रेणी है और फिर पीर पंजाल है। तो यहाँ पर पीर पंजाल में हिमाचल और जम्मू कश्मीर राज्यों के दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम तक ये विस्तारित हैं पीर पंजाल श्रेणी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी जम्मू कश्मीर क्षेत्र में आपकी पीर पंजाल श्रेणियाँ पाई जाती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, अरावली, विंध्य या सतपुड़ा। हिमालय, अरावली,
विंध्य या सतपुड़ा सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, ये आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो सबसे प्राचीन है। यदि हम अरावली की बात करते हैं तो गुजरात से लेकर के राजस्थान, हरियाणा एवं दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई अरावली पर्वत श्रेणी है। कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देती है। इसका निर्माण जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो लगभग 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से है और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। तो गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे उच्चतम शिखर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, नीलगिरी पर्वतमाला भारत के किस राज्य में स्थित है? नीलगिरी। तो यदि हम नीलगिरी के विस्तार की बात करते हैं तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। यद्यपि नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार एक से अधिक राज्यों में दिखाई देता है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, यहाँ पर आपको नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार दिखेगा। क्योंकि ऑप्शन में तमिलनाडु दिया है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नीलगिरी पर्वतमाला पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है और यह केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडुओं के मिलन स्थल पर स्थित है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई? ये सवाल आपसे पूछा हुआ है, तो फटाफट राइट आंसर कमेंट करें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई? वर्ष 2014, 2016, 2017 या फिर 2018? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भारत सरकार द्वारा कब शुरू की गई? फटाफट राइट आंसर कमेंट करें किसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा इसको आपको बताना है। फटाफट राइट आंसर कमेंट करें। प्रश्न नंबर 11, तो यहाँ पर उज्ज्वला योजना जो कि एलपीजी सिलेंडर्स के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई गई, गरीबों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देने के लिए वो चलाई गई है आपकी वर्ष 2016 में। तो उज्ज्वला योजना का संबंध एलपीजी कनेक्शन से है, वर्ष 2016 में चलाई गई। जबकि इसी प्रकार की एक योजना है उजाला योजना, जो कि विद्युत कनेक्शन को प्रत्येक गांव तक प्रोवाइड कराने के लिए चलाई गई थी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई? 14 अगस्त 2014, 28 अगस्त 2014, 14 अगस्त 2015 या 28 अगस्त 2015? तो जन धन योजना चलाई गई है आपकी 28 अगस्त 2014 को और वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से ये योजना चलाई गई थी। वित्तीय समावेशन का तात्पर्य होता है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना। जीरो बैलेंस का खाता था, 5000 ओवरड्राफ्ट की सुविधा है और साथ ही साथ जनधन खातों को सरकार रुपे कार्ड भी प्रदान कर रही है, जो कि भारत के NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, 28 अगस्त 2014। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है, पृथ्वी पर सभी जगह एक समान होता है या इनमें से कोई नहीं? फटाफट राइट आंसर कमेंट करें कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का आप सभी लोग जानते हैं कि पिंड का भार W बराबर होता क्या है? M इंटू जी, यानी जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगी वहाँ पर आपका भार अधिक होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, क्योंकि मास कभी नहीं बदलता। ग्रेविटेशनल पावर जैसे जैसे चेंज होगी वैसे वैसे ही क्या होगा? भार बढ़ता जाता है। तो पिंड का भार ध्रुवों पर क्या होता है? सर्वाधिक होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का पलायन वेग है
पलायन वेग आपको बताना है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, 18 किलोमीटर पर सेकंड, 21.8 किलोमीटर पर सेकंड, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो पलायन वेग को अंग्रेजी में हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। तो आपको बताना है कि पलायन वेग कितना है। फटाफट राइट आंसर कमेंट करें, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी का जो पलायन वेग है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी वह न्यूनतम वेग होता है जिससे फेंका गया कोई पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चला जाता है। पलायन वेग को हम v और स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं, v और स्मॉल e, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, जबकि यदि हम चंद्रमा के पलायन वेग की बात करें तो वो 2.38 मीटर पर सेकंड है। चूंकि पृथ्वी के पलायन वेग से चंद्रमा का पलायन वेग अत्यंत कम है, जिसका रीज़न ये है कि चंद्रमा पर जो वायुमंडल है वो बहुत विरल है, ग्रेविटेशनल फोर्स कम है, चंद्रमा पर गैसीय अणु ठहर नहीं पाते, तो वायुमंडल का अभाव है वहाँ पर, इस वजह से वहाँ पर पलायन वेग क्या है, कम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 15, गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक हैं आइंस्टाइन, न्यूटन, रॉटजन, या फिर इनमें से कोई नहीं। गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक हैं। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूटन। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूटन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, निम्न में से किस प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि के उपकरण में किया जाता है, यानी नाइट विजन डिवाइसेस में किया जाता है? रेडियो वेव्स, सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे यानी इंफ्रारेड, या फिर इनमें से कोई नहीं। रेडियो वेव्स, शॉर्ट वेव, इंफ्रारेड, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस इस प्रश्न का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अवरक्त तरंगे। नाइट विजन का इस्तेमाल आपने बहुत सारे कामों में देखा होगा, जैसे युद्ध के समय। आजकल तो नाइट विजन कैमरे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनने लगे हैं, जो कि बिल्कुल एक एक चीज़ रात में क्लियर दिखा देते हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, अवरक्त तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं ठोस में, द्रव में, गैस में, या निर्वात में? तो यहाँ पर आप पता है ध्वनि तरंगों को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। यदि मीडियम नहीं होगा तो जो आपकी साउंड वेव्स हैं वो ट्रेवल नहीं कर पाएंगी, जबकि प्रकाश की तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर विल बी निर्वात में। निर्वात में प्रकाश तरंगें चलती हैं, जबकि ध्वनि तरंगें नहीं चलती। यदि आपसे पूछा जाए कि ध्वनि तरंगें सर्वाधिक स्पीड से कहाँ पर चलती हैं, तो सॉलिड में। ध्वनि तरंगें सॉलिड में सबसे ज़्यादा, फिर आपका लिक्विड में, और फिर आपका गैसेज में, यानी सबसे कम गैस में और सबसे ज़्यादा सॉलिड में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18, ध्वनि तीव्रता को किस में मापते हैं? हर्ट्ज में, डेसिबल में, मीटर पर सेकंड में, या इनमें से कोई नहीं? ध्वनि तीव्रता, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी किस देश में स्थित है? जापान, ताइवान, चीन और थाईलैंड। तो आप सभी जानते हैं कि जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी यानी चीन। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 22 मई, 25 मई, 28 मई या 31 मई। तो जो नो टोबैको डे है वो मनाया जाता है आपका
31 मई यानी विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है आपका 31 मई को। और इस वर्ष की जो थीम रही थी वो रही थी तंबाकू छोड़ने हेतु प्रतिबद्धता। ठीक है, तो तंबाकू छोड़ने हेतु प्रतिबद्धता जाहिर करना इस बात की थीम रही थी, इस बार की थीम रही थी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न है जिसका आंसर आपको बाद में कमेंट सेक्शन में करना है। क्वेश्चन है, हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? पहली बार भारत में राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो ये 3 प्रश्न आपके लिए, आपको क्या करना है कि कमेंट सेक्शन में बाद में वीडियो खत्म होने के बाद आपको बताना है कमेंट सेक्शन में इनका आंसर्स। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए, हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? पहली बार भारत में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया, किस राज्य में लगाया गया ये बताना है। आप कब लगाया गया ये भी बता सकते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया? इन प्रश्नों के आंसर्स हम कल आपको कल की क्विज में सबसे पहले आंसर्स बता देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो सीरीज़ बेहतर लग रही है, बढ़िया लग रही है, तो आप बिल्कुल इसका लिंक अपने मित्र, भाई बंधु, दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपके कोई सजेशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस ज़रूर मेंशन करें। साथ ही साथ वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए, साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स के PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी। चलिए, तो फिर मुलाकात होगी आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई लिखाई जारी रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।